मोनिका जी। तो मैं स्वागत करता हूं मोनिका पुनिया जी आपका। Thank you so much, sir. Thank you so much for having me on this platform. जब आप पहली बार अपनी ड्रेस पहनकर वर्दी पहनकर आप अपने घर गई थी तो उस समय मम्मी और पापा बहन भाई क्या रिएक्शन था उनका? जिस चीज़ के लिए वो मोमेंट मैंने आप ये बोल सकते हो एफर्ट्स किए थे वो थे मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन। वो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको कैसे एक ये प्रेरणा मिली कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए? नहीं सर, एक्चुअली जो मेरी प्रेरणा थी वो यही थी कि मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। लेकिन आज हमारे साथ में है एक हमारे नए मेहमान मोनिका पुनिया जी, जो कि इस समय दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। अगर मैं मोनिका पुनिया जी की बात करूं प्यारे साथियों, तो वो अपने पिछले 4-5 साल के एक्सपीरियंस में लगभग 10 से 15 एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और आपका सीपीओ हो। सीपीओ वो उनका 2018, 2019, 2020 का भी क्वालिफाई है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैम से बात करता हूँ, पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर मैम से बात करते हैं। बच्चों, एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जब रहते हैं तो हमें लगता है कि शायद मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में ना जा पाऊँ। मेरे पास में वो संसाधन नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर पा सकता, 20,000 रुपए की मैं फीस नहीं जमा कर पाऊंगा। तो एक छोटे से गांव से निकलकर और एक अधिकारी पद की जॉब का एग्जाम पास करना और फिर बाद में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को पास करके आज इस समय दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत मोनिका जी। तो मैं स्वागत करता हूं मोनिका पुनिया जी आपका एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बच्चों के लिए आपका मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और सर बच्चों के लिए जो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, आपने ऑलरेडी इतना कुछ मेरे बारे में बता दिया है कि मेरे वेरियस मैंने एसएससी के जो मेजरली एग्जाम्स है उनके लिए मैंने प्रिपरेशन की थी अपनी, और एसएससी के ही एग्जाम्स के लिए मैंने अप्लाई किया और उनके जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनको मैंने क्वालिफाई किया है। अभी एसएससी सीपीओ 2019 के थ्रू मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की अपनी ट्रेनिंग कर रही ओके, तो मैम अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं। हूँ। जी सर, मैं ट्रेनिंग। तो प्यारे साथियों, देखिए ट्रेनिंग पीरियड में है। अब से कुछ दिन पहले मैंने मैम की एक वीडियो देखी थी छोटी सी। मैम, जिस दिन आप पहली बार फर्स्ट टाइम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हूँ, जब आप पहली बार अपनी ड्रेस पहनकर वर्दी पहनकर आप अपने घर गई थी तो उस समय मम्मी और पापा बहन भाई क्या रिएक्शन था उनका? और सबसे बड़ी बात सोसाइटी। सोसाइटी के लिए तो जैसे जो मैं यूनिफॉर्म पहनी थी वो मैंने घर पे जाके पहनी थी, तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था सोसाइटी का। तो लेकिन जो मेरे लिए जो चीज इम्पोर्टेंट थी, जिस चीज के लिए वो मोमेंट मैंने आप ये बोल सकते हो एफर्ट्स किए थे, वो थे मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन। और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर किया ही है। उनका रिएक्शन कैमरा के ऊपर थोड़ा सा आप ये भी मान सकते हो कि थोड़ा सा ही चीजें आप शो कर सकते हो, जो बिल्कुल रियल बिल्कुल इमोशन होती है वो मैं सामने से देख बिल्कुल बिल्कुल। सकती हूँ। तो जो वो प्राउड फीलिंग होती है ना उनकी आंखों में, वही इनफ होता है एक एस्पिरेंट के लिए। अगर आप भी कभी अपने पेरेंट्स के लिए कोई भी चीज ऐसी करते हो, और वो हम पेरेंट्स के लिए नहीं, इवन जॉब तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, बट दे आर लाइक कि अगर उनकी बच्ची अच्छा कर रही है तो उनके आंखों में जो प्राउड फीलिंग होती है वही इनफ होती है किसी भी एस्पिरेंट की मोटिवेशन के लिए। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बात कही है। जब हमारा सिलेक्शन होता है, किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, तो मैम सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो मम्मी-पापा या फिर गुरुओं को होती है। आपका बहुत अच्छा आंसर था मैम। एक बात और जानना चाहूँगा, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपको कैसे एक ये प्रेरणा मिली कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए? क्या घर में कोई ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट जॉब है ऐसा कुछ? नहीं सर, एक्चुअली जो मेरी प्रेरणा थी वो यही थी कि मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं था। कि मेरी फैमिली पूरी फार्मर्स की फैमिली है। सारे लोग खेती करते हैं, हर टाइप की जो भी मेरी हर तरफ का रिलेशन है, मामा चाचा ताऊ, जो भी है वो सब खेती की तरफ ही है सारे। तो यही मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि कोई भी इस फैमिली से जॉब में नहीं है। वो बोलते हैं ना 7 पीढ़ियों से कोई जॉब में नहीं है, तो वैसे वाला। तो अब मुझे शायद कुछ करना है कि मुझे, मैं पढ़ाई में तो ठीक थी स्टार्टिंग से, तो मुझे उस टाइम से ही उसके साथ-साथ में एक मोटिवेशन थोड़ा-सा और भी था मेरे लिए। शायद वो एक सोसाइटी का हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट भी है कि लाइक हम 3 सिस्टर्स हैं, तो थोड़ा-सा सोसाइटी में ऐसे देखा जाता था कि 3 बहनें हैं, तो थोड़ी-सी फैमिली को आप समझ सकते हो, जो बिल्कुल, रूरल बिल्कुल। बैकग्राउंड से है वो समझ सकते हैं। तो वो मिथ भी मुझे ब्रेक करना था कि लाइक अगर 3 सिस्टर्स हैं हम या 3 डॉटर्स हैं मेरे फादर की, तो इट्स नॉट ए बैड थिंग
कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम 3 डॉटर्स को उन्होंने ब्रिंग एंड ब्रॉट अप किया है, इतनी अच्छी उन्होंने परवरिश दी है, तो हम भी उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो यही मेरे लिए मोटिवेशन था, आज भी मेरे लिए यही मोटिवेशन काम करता है। आज भी मैं अगर कुछ भी करती हूँ, कुछ भी अच्छा करती हूँ, इवन इन यूट्यूब की फील्ड में भी या अपनी जॉब की फील्ड में भी, तो बहुत बार मेरे से पूछा भी जाता है कि मोटिवेशन कैसे लें, कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहें, क्या करें? तो मेरे लिए तो यही मोटिवेशन इनफ होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को ऐसा फील कराना है, या मुझे मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से अगर वो जाने जाते हैं, तो वो मेरे लिए इनफ चीज होती है कि अगर कोई भी आज मेरे पापा को आके बोलता है कि मोनिका के पापा हो आप, तो वो बहुत मेरे बड़ी लिए बात है। बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बड़ी चीज है। और इवन वो भी इस चीज को बहुत बड़ी मानते हैं कि कोई भी अगर उनको आके रिकॉग्नाइज करता है ऐसे कि आप मोनिका के पापा हो, तो वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं इस चीज़ पे, कि मैं अपनी बेटियों की वज़ह से जाना जाऊँ, ना कि बेटियाँ बेटी मेरी मेरी वजह से वज़ह। जानी जाए। जी सर, बहुत जी। बढ़िया। और मैम सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके पापा को। उन्होंने आपके लिए काफ़ी मेहनत की और आपकी हर बात को उन्होंने माना भी, और आप हिसार से निकल कर दिल्ली तक पहुँची। मैम सबसे पहले छोटी-सी बात करते हैं हम लोग। आपने बताया कि मेरे पापा एक किसान हैं। आपकी जो शुरुआती जो पढ़ाई हुई, जो शुरुआती आपने पढ़ाई की, वो आपने क्या किसी गाँव में रह के की, या आप स्टार्टिंग से ही दिल्ली में थी? नहीं सर, दिल्ली में तो मैं अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे आई हूँ, उससे पहले तो मैं गाँव में ही पढ़ती थी। गाँव में भी इंटर इवन तक की मैं पढ़ाई? गवर्नमेंट स्कूल में ही, हमारे यहाँ 12th ओके, बोली जाती है, तो 12th तक की जो भी स्टडी थी वो मैंने अपने गाँव के ही गवर्नमेंट स्कूल से की है। वहीं से मैं पहले स्टार्टिंग जो की थी मैंने 4th 5th तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उस टाइम पे एक नवोदय का बहुत कल्चर हाँ जी होता मैम, था। हाँ जी, हाँ जी। और नवोदय के कल्चर की वजह से क्या हुआ कि जिस भी स्कूल में मैं पढ़ती थी उस टाइम पे ये चीजें होती थी, मान्यता प्राप्त नहीं है वो जी, जी, स्कूल बिल्कुल, और बिल्कुल। वो कुछ ऐसा, वो स्कूल था बहुत छोटा सा स्कूल था, वहां से फिर वो मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाई थी नवोदय वाला। तो उसके बाद फिर मेरे को ऐसे हुआ कि फिर अगर गवर्नमेंट स्कूल वाले अप्लाई कर पाते हैं सिर्फ उस चीज को, तो मैं क्यों क्यों ना वहीं पढ़ लिया जाए। और उसके बाद में मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा फील भी नहीं हुआ कभी कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ तो मैं कुछ लैक आउट कर रही हूँ या कुछ हो रहा है। तो मैं अपनी 12th तक की फिर मैंने एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से ही ली, और उसके बाद में फिर चीज़ें बदली, कुछ चीज़ें मोटिवेशन की तरफ से मिली, कुछ टीचर्स ने मुझे बोला कि आप बाहर जाओ, बाहर निकलो। तो फिर उसके बाद में मैं दिल्ली में अपनी जो आगे की एजुकेशन है मैंने वो अपनी दिल्ली से ली, और मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया बिल्कुल, अपना। तो मैम हिसार से लेके दिल्ली तक का जो सफ़र रहा, जी सर। ये जो स्ट्रगल आपका रहा है, हिसार से आप दिल्ली पहुँची, आपने तैयारी की, आपने कैसे सोचा कि मुझे इस टीचर से पढ़ना चाहिए, इस कोचिंग में जाना चाहिए? ये थोड़ा-सा बच्चों के एक बार, क्योंकि जब मैं पहली बार मान लो मैंने ग्रेजुएशन किया, अब मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, तो मैं कम से कम 10 बंदों से एडवाइस लूँगा, भई मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन-सी कोचिंग बेस्ट है, या फिर मैं अपने किसी सीनियर से। तो आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा हुआ? हाँ सर, डेफिनेटली हर कोई अब मैं एक पूरी नई फील्ड में आई हूँ, एसएससी की फील्ड में अगर मैं आई हूँ, तो मेरे को तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर जो मैंने की थी चीज, वो मेरी किसी टीचर की बेटी यहाँ पे पढ़ती थी दिल्ली में। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया कि व्हाट दे एक्चुअली थिंक कि होता क्या है, ये मुखर्जी नगर है क्या, भला कि मुखर्जी नगर सुने जा रहे थे अच्छा, यहाँ आने से यहाँ। पहले आप नहीं जानती थी उसके बारे में? नहीं सर, तो उसके ये वहाँ पे होता कैसे है, क्या चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि अलग-अलग कोचिंग्स होती हैं, अलग-अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आप जिस भी टीचर को आप पसंद करते हो या जिस भी उन्होंने 1-2 टीचर्स मेरे को रिकमेंड किए। उसके बाद फिर मैं जब मुखर्जी नगर में एक्चुअली आई, तो वहाँ पे वो बिल्कुल, डेमो हाँ, डेमो में कितने निकल जाते हैं। तो वो कोचिंग बहुत डेमो, सारी है। हाँ, जी, वो जी। डेमो वाला प्रोसेस चल रहा था। तो बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल। फिर जो मैं अपने एस्पिरेंट्स को भी बहुत बार यही रिकमेंड करती हूँ, मैंने भी वही सेम चीज़ को फ़ॉलो किया था कि मैंने 1-2 टीचर्स के डेमो लिए थे, जिनके भी बहुत फ़ेमस नाम थे, और उनमें से जिसका पैटर्न मुझे अच्छा लगा पढ़ाने का, जिसके साथ मैं अपनी जो वाइब्स बोल सकते हो आप एक टाइप से, कि मैं मैच कर पाई कि हाँ, इन टीचर के पास पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है, मैं पॉजिटिव फ़ील कर रही हूँ। उन टीचर्स के पास में मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की, और मैंने मैथ्स और सिर्फ़ अपना इंग्लिश की क्लासेस ही की थी, बाकी मैंने की भी नहीं थी। 2 क्लासेस मैंने अलग-अलग टीचर्स से पढ़ी अपनी, और चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई मैम मेरे आप से। टोटली हिंदी मीडियम से पढ़ी हैं, किसान की बेटी हैं, जी तो सर। कहीं न कहीं आप इंग्लिश को लेके बड़ा स्ट्रगल किया होगा आपने? हाँ सर, इंग्लिश का स्ट्रगल तो क्योंकि डेफ़िनेटली मैम था। बहुत से बच्चे होते हैं जो हमारे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, वो डरते हैं, सर मैं एसएससी का फॉर्म तो डालना चाहता हूँ, सीजीएल मेरा भी पसंदीदा जॉब है, मैं भी इनकम टैक्स में या कैग में जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश से बड़ा डर लगता है। यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ,
हाँ, तो हाँ। आपने भी ये चीजें फेस की है क्या? हाँ सर, मैं हरियाणा बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू अब बन चुका है जैसे पर्टिकुलर, कि कि अगर आप उस चीज़ के पीछे लग जाते हो, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। क्या क्या ही इंग्लिश करेगी, क्या ही आपके लिए एसएससी, सीजीएल, क्या ही आपके लिए इनकम बिल्कुल, टैक्स बिल्कुल। करेगा। बस आपको एक जो जी-जान होती है ना, एक बार तो मैं वो ऐसे बोलती हूँ कई बार कि वोकैब का ना वहम हो गया था, कि मेरे होगी को नहीं होगी? वोकैबुलरी याद ही नहीं होती थी, इवन बिल्कुल। मुझे कुछ भी बहुत सिंपल वर्ड्स भी नहीं आते होते थे मुझे, तो उसकी वजह से फिर मैंने करना स्टार्ट किया कि मैं चलो इस चीज को एफर्ट डालते हैं, अगर एफर्ट डालने के बाद नहीं होगी तो नहीं होगी, अपना तो 100% देती हूँ बिल्कुल मैं। मैम, वो तो तो करना फिर चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी रेगुलर बेसिस के ऊपर सुबह शाम वोकेबलरी रटनी, या कुछ भी आप बोल सकते हो बिल्कुल, उसको, बिल्कुल। कि पढ़ना स्टार्ट किया, रटना स्टार्ट किया, वो याद करनी स्टार्ट की। उसके बाद धीरे धीरे आपको दो चार वर्ड्स आप जैसे ही कहीं और देखते हो, कोई क्विज लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पे उस चीज को आप देखते हो कि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। उसके बाद में आपको अपने आप मोटिवेशन बनता चला जाता है। एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग का जो बैरियर है वो तोड़ना पड़ेगा, कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, या मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं नहीं कर नहीं कर सकते। पाऊँगा। तो वो एक बार आपको ये दिमाग को बोलना है कि तुम कर सकते हो, बस एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगेंगे। कि इंग्लिश मीडियम वाला है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, वो बहुत जल्दी कर लेगा, हमें क्या होगा, वो 1 घंटा पढ़ेगा, हम 4 घंटे पढ़ लेंगे। क्या है, 24 घंटे अपने पास हैं, तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, बस इतना ही तो चीज है। तो मैम क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, इंग्लिश कैसे कंप्लीट किया आपने? आपने कहा कि मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, वो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? कैसे कंप्लीट किया आपने? थोड़ा एक सर इंग्लिश की जो मैंने अपनी क्लास थी, ग्रामर की क्लास तो मैंने सर से पढ़ी थी, तो जो ग्रामर की क्लास थी तो वो सर करवाते थे, उसी को मैं करती थी। ग्रामर के जो रूल्स वगैरह है, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जैसे जैसे उन रूल का यूजेस हुआ, जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व किए, तो वैसे वैसे रूल्स भी अपने आप याद होते गए। तो वो जो रूल वाला पोर्शन होता है, रूल्स को याद किया। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने मैं कर सकती थी उतने। उसके साथ-साथ में फिर वोकैब्युलरी एक अलग चीज़ रोल प्ले करती है, क्योंकि वोकैब्युलरी भी आपको पढ़नी है। बिल्कुल तो मैम। वोकैब्युलरी के लिए फिर मैंने क्या किया, वोकैब्युलरी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर की वोकैब्युलरी और साथ में रूट वर्ड की हेल्प से वोकैब्युलरी, 2 टाइप से मैंने वोकैब्युलरी करनी स्टार्ट की। थोड़ी बहुत मैंने ट्रिक्स की हेल्प से भी वोकैब्युलरी की। सारी मैंने हर पॉसिबल चीज़ की है वोकैब्युलरी को याद करने के लिए। इंग्लिश के लिए स्पेशली मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए अलग-अलग, कि मैंने रूट वर्ड से भी वोकैब्युलरी को याद किया। मैंने जो अपनी वो है ट्रिक की हेल्प से भी वोकैब्युलरी को बिल्कुल, याद बिल्कुल। किया। प्रीवियस ईयर वोकैब्युलरी भी याद की, लेकिन उसका जो एक जिस्ट मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो वो ये था कि रेगुलरिटी मेरी ऐसे थी कि मैंने पहले जैसे 5 वोकैब्युलरी याद करनी जी स्टार्ट की, मैम। उसको 10 कर लिया, उसको 20 कर लिया। उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा, कि जब तक मैंने अपनी जो लास्ट एग्ज़ाम है वो नहीं दिया, तब तक मैं कंटिन्यूअसली वोकैब्युलरी पढ़ती रही। कि ओके। वो लास्ट में ऐसे हो गया था कि मैं एक दिन में 200 वोकैब्युलरी को एक बार ऊपर से देख लेती थी। 5-7 वर्ड होते थे जो उसमें से याद नहीं होते थे, उनको दोबारा से एक बार कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लिया, या रफ में लिख के याद कर लिया, वो याद हो गए। ऐसा भी होने लग गया था, और कहाँ 2 वर्ड से 5 वर्ड से मैंने वो बिल्कुल, याद बिल्कुल। करना स्टार्ट किया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती रही, क्विज़ेज़ लगाती रही अलग-अलग। आपके अड्डा ने भी बहुत हेल्प की इस क्विज़ के थैंक यू मैम, उसमें। थैंक यू। तो अड्डा की भी मैंने बहुत सारे क्विज़ेज़ लगाए स्पेशली, और वो एक अभी भी आपके शायद पता नहीं मुझे चलता है, वो कॉइन वाला सिस्टम अभी अभी भी है भी। मैम, अभी भी है। वो कॉइन वाले उसका तो मेरे को इतना वहम हो गया था कि मेरे को ऐसे लगता था जैसे ये मेरे पैसे हैं। बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल। मैं इतना कलेक्ट कर करके वो कुछ उस टाइम पे मेरा 1 लाख प्लस मैंने कॉइन्स थैंक इकट्ठे यू, कर गुड, लिए थे गुड, उस गुड। टाइम पे। तो वो चीज़ें क्विज़ेज़ में कैसे क्विज़ेज़ का एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं जैसे कि बताती मैम? हूँ। क्विज़ेज़ को मैं क्या करती थी, जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे को ट्रैवल करके थोड़ा-सा मैं डिस्टेंस पे रहती थी, जब मैं कोचिंग जाती थी अपनी, तो मैं ट्रैवल कर रही होती थी, तो उस टाइम पे मैं 5, 7, 10 क्विज़ेज़ को उस टाइम पे रास्ते में सोल्व कर लेती थी। कि मैं उसमें क्या होता था कि रास्ते में अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें इतना फोकस नहीं बन पाता, लेकिन आपको पता है ऊपर टाइमर चल रहा है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आपका जो फोकस होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो वो आप क्योंकि उस क्वेश्चन को सोल्व करने में इंडल्ज हो आप, तो वहाँ पे वो फ़ोकस थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो मैं रास्ते के अंदर मेरा फिक्स था कि उस टाइम पे आपकी शायद अभी भी सेम ही चलती हैं। बिल्कुल मैम, उस टाइम पे क्विज़ है अभी भी। आपकी क्विज़ेज़ जो थी वो सीजीएल के लिए 4 क्विज़ेज़ अलग-अलग आती थी, कि वोकैब की, इंग्लिश अब की उसमें आती करंट थी। अफेयर की और ऐड कर दी है मैम। अच्छा, ओके, ओके सर। तो उसके अंदर वो 4 क्विज़ेज़ आती थी, तो वो मेरा फिक्स था कि जाते हुए वो 3 क्विज़ेज़ उसमें से हो जाएँगी। रीज़निंग की क्विज़ भी मैं बिना पेन पेपर के सोल्व करना की कोशिश
क्विजेस करती थी, उसके साथ में मैं डेली क्विज में से पुरानी क्विजेस को उठा लेती बहुत थी बढ़िया। कि 2-3 क्विज उसमें से कर ली। तो ये वाली चीज़ ने मेरे को काफ़ी हेल्प आउट किया था, और इससे फिर क्या होता है कि रिटेंशन बढ़ जाती है आपकी। टाइम मैनेजमेंट हाँ, सही टाइम रहता है। मैनेजमेंट, और दूसरा आप जैसे उस क्वेश्चन को बार-बार अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो रिवीजन होती रहती है। रिवीजन की वज़ह से वो रिटेन हो जाता है हमें। ऐसा कुछ था, ये वाली चीज़ों की हेल्प से मेरे को इंग्लिश के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था। अभी तो टच वुड में अच्छा खासा स्कोर कर लेती हूँ इंग्लिश में, डिसेंट स्कोर करती हूँ मैं इंग्लिश में, तो एज़ सच मेरे को दिक्कत नहीं होती है। एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अंदर मैं अपना इंग्लिश को रख पाती हूँ अभी। तो मैम उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपके हर साल 1-2 एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ है। सीजीएल, सीएचएसएल या फिर आपको वो सीपीओ हो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जब तक हमारा टारगेट 1 नहीं बनेगा, मैं तब तक एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाऊँगा। ये वहम है या ये सच्चाई है? क्योंकि आपने तो सीजीएल भी क्वालीफाई किया है, सीएचएसएल भी क्वालीफाई किया है, आपने सीपीओ भी क्वालीफाई किया है। ऐसा हम अब क्या कहना चाहेंगे इन स्टूडेंट्स को आप? सर देखो, जो ये टारगेट वाली जो चीज़ है ना, वो बहुत एक आप बोल सकते हो बहुत हाइप है इस चीज़ की कि आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बट इन दी पर्टिकुलर चीज़ अगर आप देखो इस चीज़ को, थोड़ा-सा इसको हम अलग से कैटेगराइज़ करके देखें, तो बिल्कुल। एसएससी एक टारगेट की तरफ स टारगेट ही तो है हमारे लिए। कि जैसे अगर हम एसएससी को देखें, तो आप सीजीएल का सिलेबस देखोगे सेम है, सेम है वो। सीपीओ का देखोगे सेम है, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, उसके अंदर फिजिकल ऐड हो जाता है। अगर बिल्कुल, किसी का बिल्कुल। फिजिकल अच्छा है तो डेफिनिटली वो कर सकता है उसको एग्ज़ाम को। तो एसएससी मेरे लिए टारगेट रहा था, ना कि सिर्फ एक एग्ज़ाम, और एसएससी का भी मेरे लिए सिलेबस टारगेट था, ना कि कोई एग्ज़ाम टारगेट था। तो बिल्कुल। मैं अपना जो भी सिलेबस होता था उसको कवर करने के ऊपर फोकस करती थी, और जो मॉक टेस्ट हैं वो जो भी एग्ज़ाम मेरा आस-पास में आ रहा होता था उसके मैं मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देती थी। अगर सीपीओ आ रहा है तो मैंने सीपीओ के मॉक टेस्ट लगा रही हूँ मैं, अगर सीजीएल आ रहा है तो सीजीएल के मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। मॉक टेस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चंस के नंबरिंग का डिफरेंस होता नंबर है। ऑफ क्वेश्चन डिफरेंस होता कि जैसे सीपीओ में 200 आते है। हैं, बिल्कुल, सीजीएल में 100 100 क्वेश्चन। आते हैं, तो वही डिफरेंस होता है। तो इतना कुछ मेरे को डिफरेंस फील नहीं हुआ। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीपीओ भी निकाल सकते हो, अगर आपका फिजिकल ठीक है, सीएचएसएल भी आप आराम से निकाल सकते हो। और उसके साथ में जो भी आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सारे आप आराम से क्लियर कर सकते हो। तो ये वाला मिथ एक टाइप से ऐसे आप मान के चल सकते हो कि अगर सिर्फ आप एसएससी को टारगेट कर रहे हो, और मैं तो ये बोलूंगी पर्टिकुलरली सिलेबस को टारगेट करना स्टार्ट कर दो, कि पर्टिकुलर सिलेबस टारगेट करो कि ये वाला सिलेबस के ऊपर बेस्ड जो भी एग्जाम होंगे वो मैं सारे दूंगा, और वो मेरे सारे क्वालिफाई भी होंगे। ये भी आप अपने दिमाग को क्लियर कर दो, क्योंकि आपने अगर उस सिलेबस को पढ़ लिया है तो उसके ऊपर जो भी बिल्कुल एग्जाम सिंपल। होगा, क्वेश्चन को इधर से पूछ लो या इधर से पूछ लो, वो हमारे एक हरियाणवी में कहावत होती है, कान को इधर से इधर से पकड़ लो पकड़ो, या हाँ, इधर बिल्कुल, से बिल्कुल, पकड़ बिल्कुल। लो, कान तो वहीं रहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर उस केस के अंदर वही चीज होगी कि सिलेबस को टारगेट करके आप अपनी जो गोल है वो बनाओगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। मोनिका मैम एक और क्वेश्चन, आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रही थी? जैसे मान के चलो मैथ को दिन में कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना टाइम देना है, या फिर आप मैथ का जो टॉपिक होता है एक टॉपिक करके बाद में उसके क्वेश्चन लगाएंगी, कैसे मतलब कैसे आपने किया ये सब्जेक्ट वाइज? सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रेटेजी का। अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ, मैं अपने चैनल के ऊपर भी बोलती हूँ, हर इंसान की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। अगर कोई भी एस्पिरेंट अभी मुझे देख रहा है, उनको ये लग रहा है कि मैम सेलेक्टेड हैं तो मैं सेम चीज को फॉलो करूंगा तो आई विल बी गेट सेलेक्टेड, तो वो चीज सेम नहीं रहती है हर किसी के लिए। लेकिन मैं अपनी बता देती हूँ, उससे आपको हेल्प आउट हो जाएगी कि आप उसमें से ऐसे कर सकते हो कि हाँ ये चीज मेरे रूटीन के अकॉर्डिंग सेट बैठ रही है तो मैं इस चीज को उठा लेता हूँ। अब कोई भी एस्पिरेंट होता है, अगर अड्डा पे भी अभी मुझे कोई देख रहा है तो कोई और पहले भी इंटरव्यू हुआ होगा बिल्कुल उसमें मैम। से भी, तो हर किसी टॉपर का, हर किसी जो भी एस्पिरेंट है उसमें से कोई ना कोई एक चीज सीख लो, कोई 2 चीज 5 चीज जो भी पिक आउट आप कर सकते हो वो कर लो। मैंने भी ऐसे ही अलग अलग लोगों से सुन के समझ के कुछ मैंने अपने मेथड्स को अप्लाई कर करके मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो अगर मैं अपने डे की स्टार्टिंग बताऊं तो मैं डे की जो स्टार्टिंग होती थी वो वोकेबलरी से करती थी, या उस चीज को मैं पढ़ना पसंद करती थी सुबह सुबह जिसको पढ़ने में मुझे थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा मारने पड़ते हैं, तो वो मेरे को वोकेबलरी में ज़्यादा लगते थे, तो मैं वोकेबलरी को सुबह-सुबह पढ़ती थी। उसके बाद में अलग-अलग चीज़ें चलती रहती थी दिन के अंदर। मैं बस आपको ये आइडिया दे देती हूँ कि जिस टाइम पे मैं एक्टिव फ़ील करती थी, उस टाइम पे मैं वो सब्जेक्ट पढ़ती थी जो मुझे पढ़ने बिल्कुल पसंद नहीं है।
और जिस टाइम पे मैं बिल ऐसे होती थी कि जिस टाइम जो बिल्कुल मैं लेजी फील कर रही हूँ या बहुत सोने वाली सी कंडीशन में हूँ, उस टाइम पे मैं ऐसे सब्जेक्ट पढ़ती थी जिसमें मेरा हाथ चले। फेवरेट कि सब्जेक्ट। जैसे मैथ्स है मेरा, जैसे रीजनिंग है, उसके अंदर क्या है कि अगर मेरे को नींद टाइप से थोड़ी सी आ रही है, लेकिन हाथ चल रहा है, तो मेरे को थोड़ी सी स्पीड बनी रहेगी, थोड़ा सा मैं काम लगी रहूंगी। तो जैसे लंच के बाद का जो पार्ट होता था, उसके अंदर मैं अपना जो है मैथ्स पढ़ती थी। मैथ्स के लिए मैं क्या करती थी, मैथ्स को पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ती थी उसी सेम टॉपिक के, उसके बिल्कुल। बाद में उसी सेम टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाती थी। इंग्लिश के लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि वोकेबलरी सुबह पढ़ लेती थी, उसके थोड़ी देर बाद में जब मेरे को थोड़ा सा ऐसे हो जाता था कि अब सोने सी का टाइम होने लग गया है, तो उस टाइम पे फिर मैं क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देती थी जो प्रीवियस ईयर के हैं, या आपकी जो क्विजेस वाला सेक्शन है उसको उठा लेती थी कि थोड़ा सा मेरे को उस चीज के अंदर हेल्प आउट हो जाए। और दिन में किसी भी एक टाइम पे जब भी मेरे को थोड़ा सा ठीक फील हो रहा होता था, तो एक बार रूल्स को पढ़ लेती थी, एक चैप्टर के जो जो रूल्स हैं, और उसी दिन पे कोशिश करती थी उसके जो पीछे वाली एक्सरसाइजेस हैं उनको कर लूं। ये चीजें तब की हैं जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मैं उन चीजों को 2-3 बार पढ़ चुकी थी। जीएस को लेकर? जीएस को लेकर सर मैं ऐसे था कि जीएस मेरे को पढ़ने में अच्छा लगता है, ओके। स्पेशली 2-4 सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनको पढ़ने में मेरे को काफी मजा आता है। मजा आता है तो मैं उसको मजे के साथ ही पढ़ती हूँ, तो उसको भी मैं ऐसे ही होता था कि जो 12 बजे से पहले का टाइम है उसमें मैं अपने जीएस को पढ़ती थी। जीएस के अंदर मेरा यूजुअली ये टारगेट रहता था कि एक दिन के अंदर मैं एटलीस्ट 2 टॉपिक्स के थोड़े-थोड़े चीजें पढूं, कि अगर मैं साइंस पढ़ रही हूँ तो साथ में मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर लेती थी। छोटा सा टॉपिक मैंने हिस्ट्री का पढ़ लिया, छोटा सा मैंने साइंस का पढ़ लिया, और जो साइंस के लूसेंट से मैंने मेजरली अपनी चीजों को कवर किया, तो वहां से मैंने अपना पढ़ के हिस्ट्री भी पढ़ ली, थोड़ा सा साइंस भी पढ़ लिया, उसके साथ में थोड़ा सा डेली का करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया। और अगर मैं हिस्ट्री साइंस में से एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो कभी कभार उसके साथ में एक स्टैटिक जीके का। एक मेरा फिक्स रूटीन होता था कि मैं अपना टारगेट लिखती थी ओके, कि ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, कि मैं पूरी चीज़ अपने लिए लिख के रखती थी, पूरा लिख के चिपका के, पूरा ऐसे प्रॉपर एक आप बोल सकते हो सिस्टमैटिक वे से चीज़ें होती थी कि उससे मुझे पता रहता था कि कि आज आज क्या मुझे हो गया है? इतना काम करना है और आज मेरा इतना टारगेट हिट नहीं हुआ है। उसके बाद मुझे ये भी पता होता था कि कल तूने इतना टारगेट बनाया था, उसमें वो तू कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो आज तुझे कैसे बनाना है। तो वो चीज़ भी काफ़ी हेल्प आउट करती है। तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो कि आप अपने टारगेट्स को लिख सकते हो। लिख के अपना डेली का टारगेट अगर आप सेट करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी अपने जो डेली के गोल्स हैं उनको अचीव करने में। मैम एक और क्वेश्चन ये है कि आप एक गांव से बिलोंग करती हैं, आपके पिता एक किसान हैं। कई बार क्या होता है जब लड़की गांव से शहर जाती है, तो कई पिता ऐसे होते हैं उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं, और कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो मना करते हैं, नहीं आपको जो कुछ करना ही रहेगी। क्या आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आई? मम्मी पापा ने आपको कोऑपरेट किया या सपोर्ट किया, नहीं किया? सर सपोर्ट तो ऐसा होता है कि अगर एक आउट ऑफ द वे जाके चीज हो रही होती है तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से ब्लाइंडली आपको सपोर्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल। या एकदम से कोई भी, मैंने अगर पापा को एकदम से बोल दिया कि मैं ये चीज करना चाहती हूँ तो वो एकदम से मान जाएंगे। वो जिस भी पर्टिकुलर थिंकिंग के ऊपर जा रहे हैं वो उस थिंकिंग के ऊपर उन्होंने उससे पहले तक देखा है कि 12th हो गई, लड़का देख बस लो, शादी कर शादी हो दो। जाए। तो उसके बाद डेफिनेटली वो रिफॉर्मेटिव थे, उन्होंने तभी मेरे बारे में सोचा कि अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो ये अच्छा कर सकती है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे भी उनको कन्विंस करना पड़ा था कि पापा मैंने 12th में अच्छा स्कोर किया है तो मैं बाहर भी जा सकती हूँ, मैं वहां भी पढ़ सकती हूँ। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम है उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, और एक जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरे अंदर, कि कभी भी उन्होंने ऐसे किसी भी चीज के लिए मुझे काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि आपने, जैसे अगर मैंने उनका फोन आया मैंने बोल दिया कि मैं घर पे हूँ, इवन ऐसा भी हो सकता है कि मैं घर से थोड़ा बहुत आगे पीछे हूँ तो भी उन्होंने ये बिलीव कर लिया कि मैं घर पे हूँ। तो ऐसा उन्होंने ट्रस्ट भी मेरे जरूरी अंदर है। ट्रस्ट फैक्टर ओके दिखाया, तो ओके। उसकी वजह से मुझे भी फिर अपने आप में ऐसे होता था। तो उनका जो ट्रस्ट फैक्टर था वो मेरे लिए डेफिनेटली एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता था कि वो इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आई शुड रिवर्ट बैक, कि मेरे को जो जो चीजें उनको मैं रिवर्ट कर सकती हूँ, जितना मैं उनके लिए कर सकती हूँ उतना तो मैं एटलीस्ट करूँ। मैम अभी अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस की जॉब आ रही है। कब तक आ सकती है दिल्ली पुलिस की जॉब, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस में एसआई के तौर पे काम कर रही हैं, कब तक दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ सकती है? क्या कहना चाहेंगे इन सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि अ, हमारे चैनल पर दिल्ली पुलिस के काफी स्टूडेंट्स हैं जो बार बार मेरी क्लास में आके यही कमेंट्स करते हैं कि पवन सर दिल्ली पुलिस की जीएस कब से स्टार्ट कर रहे हो, कब आ सकती है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी? सर दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की हाँ जी हाँ वैकेंसी जी हाँ है, जी।
कांस्टेबल की वैकेंसी जो एक्सपेक्टेड है सर, वो सितंबर के महीने में आपकी जो वैकेंसीज का रिलीज होने का, नवंबर के अराउंड आपका एग्जाम होगा। तो वैकेंसी कभी आए कुछ हो, आपको तो अपने एग्जाम से टारगेट होना चाहिए। तो एग्जाम लगभग आप मान के चल सकते हो कि आपका नवंबर के महीने में समवेयर आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। वैकेंसी इस बार अगर आपने आरटीआई का रिप्लाई देखा होगा तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, और ये आप बोल सकते हो कि दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होने वाली है। बिल्कुल मैम, अभी रिसेंटली एक बैच कंप्लीट हुआ है, वो बिल्कुल, 5,000 के अराउंड उसकी वैकेंसी थी, तो वो बहुत बड़ा बैच था। लेकिन बिल्कुल। अभी 7,500 की समथिंग वैकेंसी बताई जा रही है जो आरटीआई का रिप्लाई है। आईटीआई में देखा था मैंने। हाँ, तो ये सबसे बड़ा बैच होने वाला है दिल्ली पुलिस का, कि इतनी बड़ी जो, क्योंकि जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी है उनके पास में वो भी लिमिटेड ही है, कि बिल्कुल, लिमिटेड बिल्कुल। बच्चों को वो ट्रेनिंग करा सकते हैं एक टाइम पे। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट बैच आपका लिए दिल्ली पुलिस का अभी आने वाला है। मैम क्या कहना चाहेंगी उन विद्यार्थियों को जिनका टारगेट सिर्फ दिल्ली पुलिस है? कैसे अपनी तैयारी को बढ़ाएँ? कैसे इम्प्रूव करें अपनी मतलब जीएस? आप तो जानती हैं दिल्ली पुलिस में ज़्यादातर जीएस पूछी जाती है, 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। तो पूरा एक बार प्लान बताएँगी दिल्ली पुलिस में कैसे सिलेक्शन लें? दिल्ली पुलिस की सिलेक्शन के लिए देखो, जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे 50 नंबर हैं जीएस से अलग, जी, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जो जीएस से अलग 50 नंबर हैं उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें, ओके। कि ताकि जीएस एक थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल बिल्कुल मैम, रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल हम ऐसे फिक्स नहीं बोल सकते हैं जीएस के अंदर कि जीएस के अंदर यही पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है जीएस के अंदर, कि थोड़ा सा आपसे मुश्किल पूछ लिया, थोड़ा सा आसान पूछ लिया, तो एटलीस्ट बिल्कुल। आपके जो 50 नंबर है उसको आप फिक्स कर लो कि 50 में से आप 45 कर लोगे। अगर 50 में से आपने 45 कर लिए, उसके बाद अब जीएस की बात आ जाती है। तो समझते जीएस हैं का मैम। जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, कि जैसे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ो आप, कि लूसेंट से अगर आप पढ़ रहे हो तो इनको थॉरोली पढ़ो, उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो, ताकि आपके पास इन टाइप के जो भी क्वेश्चन आए ना, पर्टिकुलरली इनसे कोई स्कोप ना बचे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे जो हमेशा से जो टीसीएस पूछता आ रहा है, वैसे क्वेश्चंस आए थे और आप वो भी ना कर पाए। अगर कुछ ना कुछ टीसीएस, स्पेशली दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, जो थोड़े से टफ होते हैं, तो जो आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं, जो पर्टिकुलर टॉपिक से, जैसे अब आपका जो जनरल गवर्नर का टॉपिक है, ऑलमोस्ट उससे क्वेश्चन उठना ही उठना होता बिल्कुल, है बिल्कुल। टीसीएस में। टीसीएस को जो मिडिवल इंडिया है उसके भी काफी क्वेश्चंस पसंद हैं। टीसीएस का इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो भी काफी एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से आता है। तो जो भी टीसीएस के प्रीवियस ईयर के जो रिसेंट प्रीवियस ईयर्स हुए ना, मैंने भी अपने चैनल के ऊपर में काफी बार उन टॉपिक्स को हाईलाइट करती रहती हूँ, और आप जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उनसे हाईलाइट करके क्वेश्चंस को उठा सकते हो कि ये टॉपिक पूछा जा रहा है। जैसे आप भी पढ़ाते होगे तो आप उन टॉपिक्स को मेजरली टारगेट करते होगे कि ये जो आपके टॉपिक होते हैं ये ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करें। कि जो चीजें एक हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे ना, एक गधे वाली लेबर ना करके थोड़ा सा स्मार्टली हम चीजों को काम करेंगे, तो बहुत अच्छे से हम चीजों को कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीएस हम दिल्ली पुलिस के लिए कर ही नहीं सकते हैं, उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से हमें पढ़ना होगा, थोड़ी सी चीजों को बैलेंस करते हुए पढ़ना होगा। उसके साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स को भी साथ में कवर करते हुए चलना है और स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलना है। तो अब जो आपका जीएस वाला सेक्शन है उसके अंदर भी डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और दिल्ली जैसी जो मतलब लोगों के सपने दिलों में साकार हो बसती जाएँ। है, दिलों में बसती है बिल्कुल। दिल्ली पुलिस, वैसे मैडम टाइप मेरी का भी है। फ़ेवरेट है दिल्ली पुलिस जॉब। हाँ, दिल्ली और पुलिस के मैं अगर बात करूँ जॉब की तो मैम जॉब तो सब अच्छी होती हैं, जी गवर्नमेंट सर। जॉब कोई भी हो। लेकिन लड़कियों के लिए मैं जो सबसे अच्छी बेस्ट जॉब मानता हूँ, वो दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस है डेफिनेटली सर, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी पोस्ट है। और एज ए कांस्टेबल भी जो आपकी सैलरी है वो 40,000 अराउंड समथिंग सैलरी है, जो अभी बैच बिल्कुल। पास आउट हुआ है। तो एक 12th पास एस्पिरेंट को अगर आपको 40,000 अराउंड सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छी सैलरी है। साथ में आपकी सारी जो फैसिलिटीज हैं वो आपके पास में है। और दिल्ली पुलिस के लिए जो बहुत सारी चीजें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, कि आपके एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जॉब रहने वाली है पूरी। और बिल्कुल। दिल्ली पुलिस के लिए जो हमें अभी ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है वो ये है कि दिल्ली पुलिस के अंदर तुम ऐसी ऐसी चीजें देखोगे, ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल। सारे वीवीआईपीज दिल्ली के अंदर हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको कभी ना कभी आपको ऐसा होगा कि आपको प्रधानमंत्री से भी मिलने का हो मौका सकता है मैम। मिलेगा, कि आपकी सिक्योरिटी में उनके साथ में ड्यूटी है। कभी बिल्कुल मैम। आपको ऐसे भी हो सकता है कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी दिल्ली में आई है, उसकी सिक्योरिटी में आप लगे हो, तो आप उनके साथ भी आपकी फोटोज हो रही हैं। काफी सारे हमारे टीचर्स हैं जो साथ में अभी स्टाफ है, वो बोलता है मैं इतने सारे जैसे
जैसे कि शाहरुख खान से मैं मिला, उससे मिला, उससे मिला, तो बहुत अच्छी एक ऐसी जॉब है जिसका ग्लैमर है कि आप हर टाइप की चीजों को इस फोर्स के अंदर देखोगे कि बहुत वीआईपीज आपकी ड्यूटीज रहने वाली हैं। तो इस वजह से भी जो चीजें हैं दिल्ली पुलिस के लिए, मैं तो स्पेशली बोलूंगी कि एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली अपनी स्टेट पुलिस के प्रेफरेंस में भी दिल्ली पुलिस को अगर वो प्रीफर करते हैं तो बहुत अच्छी एक जॉब है दिल्ली पुलिस की। तो मोनिका मैम, एक और क्वेश्चन आपसे छोटा सा ये है, आप कैसा फील कर रही हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, और गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले क्या फील किया था? ये हर बच्चा जानना चाहता है। सर गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले तो जो भी एस्पिरेंट्स आज मुझे देख रहे होंगे तो वो बिल्कुल। फील कर पा रहे होंगे वो चीजें बिल्कुल, बिल्कुल। कि जब भी कोई भी रिजल्ट आता है तो सबसे पहले रिश्तेदारों का फोन आता है कि बिल्कुल, नौकरी लगी कि नहीं। बिल्कुल। कहीं भी आप निकलते हो, किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, किसी शादी में जा रहे हो, तो आपसे हर दूसरा बंदा यही पूछता है कि सरकार नौकरी कब लगेगी, सिलेक्शन कब बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। ज्वाइन कब करेगा, कब मेरे को वो हरियाणवी हमारे यहाँ चलती है, कब जाओगी ये तो वो ऐसे पूछा जाता था कि कब नौकरी लगेगी, कितने दिन और पढ़ना पड़ेगा। वो चीज तो वो तो है, लेकिन जब जॉब के बाद चीजें होती है वो एकदम से नजरिया बदल जाता है लोगों का आपके लिए, एकदम से चीजें बदल जाती हैं। और गवर्नमेंट जॉब की ही एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज अड्डा के ऑफिस में बैठी हुई हूँ, तो बिल्कुल मैम। ये भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपके साथ में आती हैं कि आपके लोग आपको जानते हैं, आपकी पोस्ट को जानते हैं, वो तो उसकी वजह से आपको जाना जाता है। फैमिली में एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है उन लोगों के लिए कि अगर अब मैं जॉब कर रही हूँ, उसके बाद में जो भी चीज की मैं एक टाइप से बोल सकते हो कि मेरी इच्छा होती है, डिमांड होती है कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, माइट भी वो मेरे को जॉब से पहले अलाउड नहीं थी बिल्कुल, बिल्कुल। कि ठीक है यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, लेकिन अब वो भी सोचते हैं कि परमिशन है। बच्ची अपना काम कर रही है, अपना कमा रही है, बिल्कुल। अपना खा रही है। तो और जो एक मेजर चीज जी, कमाने से मुझे याद जी। आया कि जब आप कमाने लग जाते हो, उसके बाद में जब आप पेरेंट्स के लिए कुछ भी लेते हो तो वो सेटिस्फेक्शन जो है वो एक अलग ही उस होता है चीज मैम। को कुछ भी बीट नहीं कर सकता। कि आपको जब आप जाते हो तो आप ये उम्मीद नहीं करके जाते हो उनसे कि ये मुझे कुछ देंगे, रादर कि आप इस एटीट्यूड के साथ में जाते हो या इस अप्रोच के साथ में जाते हो कि इस बार मैं मम्मी पापा को क्या दिलवा के आऊंगी। कि मैं हर महीने घर जाती हूँ तो मेरा हर बार ये टारगेट होता है कि इस बार मैं किसके लिए क्या लेके जाऊं, मम्मी के लिए क्या लूं, पापा के लिए क्या लूं। ऑल्दो वो किसी भी चीज की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन हम जब अपनी तरफ से कुछ उनके लिए लेते हैं तो वो चीज तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। आपने भी फील किया होगा अपनी बिल्कुल मैम, लाइफ में, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब भी कुछ भी उनको लेके दिया होगा अपने पेरेंट्स को, आप अगर छोटी सी चीज ही कहेंगे लगा कभी लो, नहीं। कुछ भी, हाँ, छोटी सी चीज, लाइक मैं पापा के लिए जूते खरीदे, वो अभी लाइक उनकी थोड़ी सी एडी में पेन था, अभी वो स्केचर्स पहन रहे हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं और वो दूसरों को भी बताते हैं गुड़िया ने ला के दिए, तो वो चीज वो एक सबसे बड़ी खुशी होती है। हाँ, वो जब बताते हैं तो जो उनके चेहरे पे खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। तो वो चीज जब आप उस चीज को जब एस्पिरेंट्स जिएंगे ना, आप लोग भी जब उस चीज को जियोगे, जब आप उन चीजों को करोगे कि आप कुछ कमा के लेके गए हो, मम्मी के लिए कुछ लेके गए हो, पापा के लिए कुछ लेके गए हो, उस टाइम पे आप अलग ही फील करोगे। और अभी तो मैं डेफिनेटली उस चीज को जी रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ अपनी जो आफ्टर जॉब वाली लाइफ है उसको। तो बच्चों, मैम ने बताया गवर्नमेंट जॉब के बाद और गवर्नमेंट जॉब से पहले इनकी कैसी लाइफ थी। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैम, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम लोग कई बार अपनी बहन को, बेटी को इस वजह से बाहर नहीं भेजते, नहीं यार बस इंटर कर ली, अब शादी हो जाए, बात खत्म, यही रोक देते हैं। क्या आपके सामने भी ये बातें आई थी? आपने मुझे बताया अभी थोड़ा सा पहले। आप क्या कहना चाहेंगी उन मिडिल क्लास लड़कियों के लिए, और विशेषकर लड़कियों के लिए जो अभी जॉब की तैयारी कर रही हैं, मन में है लेकिन फैमिली कहीं ना कहीं साथ नहीं देती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? अब मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो ये चीजें हैं ये डेफिनेटली हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी, आपके साथ भी हो रही होंगी। बिल्कुल। अगर आपके साथ हो रही हैं तो बिल्कुल ऐसे मत फील करो आप कि मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है। अगर बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, वो थोड़ा सा अलग मान सकते हो। अगर आप एक बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल। में, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी चलती रहनी चाहिए, मजा भी उसी में आता है और चीजें मैनेज हो जाएंगी, सिर्फ आप मैनेज करने का एटीट्यूड रखोगे तो, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं फैमिली को कन्विंस कर सकती हूँ, आपकी फैमिली को आप ही समझा सकते हो कि हाँ मैं नौकरी कर सकती हूँ। जब आप उनको थोड़ा बहुत आउटपुट दोगे, आप थोड़ा बहुत कुछ ऐसा दिखाओगे कि हाँ आप ये कर रहे हो, तो उसके बाद डेफिनेटली वो भी आपके साथ में आ जाएंगे। कौन माँ बाप नहीं चाहता है कि उनकी बेटी नौकरी लगे, बस वो एक लिमिटेशंस में बंधे हुए होते हैं, उन चीजों को फिर हमें ही टैकल करना होता है। आपकी फैमिली के बारे में सबसे बेटर आप
जानते हो। मेरी फैमिली के बारे में सबसे बेटर मैं जानती हूँ, उनकी इनसिक्योरिटीज को मैं जानती हूँ, उनकी कमियों को मैं जानती हूँ, तो मैं ही उनको समझा यही मेरी तरफ से आप लोगों के लिए संदेश है, जो भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, कि आप अपनी फैमिली को बेटर तरीके से समझा सकती हो, उनको समझाओ और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखो। जब आप इस चीज को कंटिन्यू रखोगी, जब आपको रिजल्ट मिलेगा, तो हर तरफ से खुशहाली खुशहाली होगी, हर तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। प्यारे साथियों, इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया। जो लोग मुझे नए जानने के लिए भी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिल्कुल एस्पिरेंट्स बिल्कुल होंगे मैम। जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने भी इस इंटरव्यू को यहाँ तक देखा है। थैंक यू सो थैंक मच यू अड्डा मैम। 24/7। थैंक यू मैम, थैंक यू।